देखो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे 4 पेट की सेकंड फॉर्म ही पढ़ रहे थे। तो लिखो क्वेश्चन से लिखो उस पे लेट u इक्वल टू u x, y। अभी कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर दो, उसके बाद करा दूंगा। जब सीट 1 कराऊंगा उसके साथ करा दूंगा, ठीक है। हाँ, लेट u इक्वल टू u x, y be the complete integral of the partial differential equation del u upon del x del u upon del y equal to xy passing through the points 0, 0, 1 and 0, 1, 1/2 in the x, y, z या u space. What is the value u minus 1, 1 is? इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है लास्ट। बस यहाँ पे क्या गिवन है, 2 कंडीशन एक्स्ट्रा गिवन। ये पॉइंट ही तो गिवन है या नहीं। ये लास्ट पॉइंट है 0, 0, 1 और ये पॉइंट है 0, 0, 1/2। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। चलो सॉल्व करो। मतलब सॉल्व करने वाले मैक्सिमम 5, 6, 7, 8 लोग होंगे मैक्सिमम। 0 ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में जो तुम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या गिवन है, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो P अपॉन एक्स इक्वल टू वाई अपॉन क्यू इक्वल टू क्या लेट करोगे, A। तो P की वैल्यू क्या मिलेगी, P इक्वल टू एक्स ए और Q इक्वल टू वाई ए। तो dz इक्वल टू ए एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 अपॉन ए वाई डी वाई। इंटीग्रेशन z इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन ए वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस बी। ये सॉल्यूशन किस पॉइंट से पास हो रहा है, 0, 0 और 1। z इक्वल टू 1, x की वैल्यू 0, 0, तो b इक्वल टू 0, 0, 1, तो b इक्वल टू क्या मिलेगा 1। b इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे 0, 0, 1 पुट कर दूं, 0, 1 और 1/2। तो यहां से सॉल्यूशन क्या मिलेगा, z की वैल्यू 1/2 इक्वल टू x की वैल्यू 0, 1 अपॉन 2a प्लस b और b की वैल्यू क्या है 1। तो यहां से सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी -1। a और b की वैल्यू पुट कर दो सॉल्यूशन में, तो z इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1। हमें किस पॉइंट पे वैल्यू पूछिए, z -1, तो यहां से सॉल्यूशन क्या मिलेगा -1/2 -1/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। देखो अगर इतने इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो फिर सोचो अपने बारे में कि हमारी कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। यहां तक हो गया तो फिर वहां नहीं, तुम्हारी बात पर्टिकुलर सभी की बात नहीं कर रहा, जिन लोगों से सॉल्व नहीं हो रहे, पर्टिकुलर किसी की भी बात नहीं कर रहा हूं कि कोई किसी भी स्टूडेंट के लिए, लेकिन जनरली सभी के लिए बोल रहा हूं कि अगर तुमसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो रहे ना, और यही क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गेट और नेट के अलावा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसी एग्जाम में ज्यादा पूछी नहीं जाते। जितने भी एग्जाम है उन सारे एग्जाम में, अगर बाकी जैसे CMI हो गया, अगर वहां पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा जा रहा तो वो थ्योरेटिकल नहीं है, सब्जेक्टिव है।
सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वो पूरा प्रूफ मांग रहे हैं जो भी वो पूछना चाह रहे हैं उस टॉपिक से। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पूछे जा रहे हैं? सिर्फ नेट और गेट में, और जो भी पूछा जा रहा है ना इन्हीं कंसेप्ट से रिलेट हो रहे हैं। अब ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया मतलब लास्ट ईयर के, मैं उसे नहीं करा रहा हूं, यहां से पी की वैल्यू आई या नहीं आई? पी और क्यू इक्वल टू पी अपॉन एक्स इक्वल टू वाई अपॉन क्यू इक्वल टू ए। तो यहां से पी की वैल्यू तो निकल, पी की वैल्यू फाइंड आउट की तो पी इक्वल टू एक्स इंटू ए और क्यू की वैल्यू वाई अपॉन ए। 4 ऑप्शन ऐसे फ्रेम कर दिए पी और क्यू के लिए। तो यहां हम वो तुमसे पूरा क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व करा रहे हैं, ऑप्शन में भी तो कुछ गिवन है या नहीं? ऑप्शन में जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग तुम कैलकुलेशन कर दो। समझ में आया या नहीं आया? अब देखो टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर फिर भी तुम्हें टफ लग रहा है तो इसका मतलब या तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, 2 ही ऑप्शन है, पढ़ नहीं रहे हो और पढ़ रहे हो तो तुम्हें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टफ नहीं लगनी चाहिए। जितने लोग भी पढ़ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक कंसेप्ट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस है। जितनी पॉसिबिलिटी है वो सारी पॉसिबिलिटी के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं A to Z कि ऐसे 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 क्वेश्चन रिलेट हो सकते हैं। तुम्हें बस ये माइंड में रहना चाहिए कि हम ऐसे, यहां पर ये पूछा जा रहा, यहां पर सिंगुलर सॉल्यूशन, यहां पर ये सॉल्यूशन, यहां पर जनरल सॉल्यूशन, या फिर पैरामीटर एलिमिनेट कर रहे हैं। 1 पैरामीटर की फैमिली है तो एनवेलप ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं, और कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अगर वो रिलेट भी करेंगे या क्वेश्चन रिपीट करेंगे, खुद देखो ना 15 और 16 के पेपर में, दोनों 15 के पेपर देख लो और ये पेपर देख लो जो 16 में हुआ। क्वेश्चन 16 के ठीक है डिफरेंट है, लेकिन 14 और 15 के पेपर के क्वेश्चन 50% रिपीट है। क्वेश्चन से डिजिटी तो चेंज हो रही है, क्वेश्चन ही तो रिपीट है, कंसेप्ट तो रिपीट है या नहीं? अगर वो हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक स्पेस चेंज कर दिया, xy इक्वल टू ग्रेटर देन 0 इस टाइप से, या फिर पैराबोलिक सर्कल, या जो भी क्वेश्चंस हैं मैं लिख तो रहा हूं ना कि फर्स्ट ईयर में ये आ रहा, सेकंड ईयर में सेकंड टाइम ये कर रहे हैं और थर्ड टाइम इस क्वेश्चन में ये चेंज कर रहे हैं। तो यही तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर जनरली देखो, मैं जो सोचता हूं मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ऐसा हो सकता, वो बनाने के लिए तो कुछ भी बना दे। जो एग्जामिनर जिसके पास 40 या 30 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो क्वेश्चन तो कोई भी फ्रेम कर सकता, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसा ही फ्रेम करेगा ना जो तुमसे सॉल्व हो जाए। अगर वो बनाने एग्जामिनर क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन लिख रहा है, तो उसको ऐसे ही तो रिलेट करेगा जैसे तुमसे सॉल्व हो जाए। अदरवाइज तो कितना भी टफ क्वेश्चन रिलेट कर सकता है, तो वो अगर टफ क्वेश्चन बना भी रहे हैं तो वो तुमसे नहीं हो रहा तो किसी से भी सॉल्व नहीं होगा। उस क्वेश्चन का कोई इफेक्ट पड़ेगा रैंक पे? कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रैंक जितनी 90 पे जा रही है वो 90 से कम हो जाएगी। अगर स्कोर 90 के ऊपर जा रहा है तो ऊपर जीआरएफ मिल रहा है 90 पे, तो 90 से कम हो जाएगा स्कोर। उस क्वेश्चन का कोई वेटेज नहीं है। लेकिन अगर इजी क्वेश्चन छूट गए इस टॉपिक से ऐसे ऐसे, तो फिर क्वेश्चन इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मैं पूरा पीडीबी रिकॉल कराऊंगा एक स्टेप के कंसेप्ट के बाद कि हमने ये कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म की बात करता हूं। थर्ड फॉर्म यहां पर तो एक क्वेश्चन और लिख लो, घर पे सॉल्व कर लेना। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, घर पे सॉल्व कर लेना। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इक्वल टू एक्स प्लस वाई। लिखो केस थर्ड, एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0, एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0। तो एक्स वाई एब्सेंट है या नहीं? तो लिख दो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व एक्स एंड वाई। इन्वॉल्व एक्स एंड वाई, डज नॉट इन्वॉल्व एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा, एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी 0 होगी। तो 4 पिट एक्सिलरी इक्वेशन डी एक्स अपॉन एफ पी, डी वाई अपॉन एफ क्यू और डी जेड अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड माइनस डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। अब यहां पे देखो एफ पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स के रेस्पेक्ट में मिलेगा, एफ जेड के रेस्पेक्ट में मिलेगा। लास्ट ये तो 3 टर्म्स चेंज नहीं कर रहा हूं,
इन्हें तो सेम लिख रहा हूं dx अपॉन एफ ऑफ पी, dy अपॉन एफ ऑफ क्यू और dz अपॉन पी एफ ऑफ पी क्यू एफ ऑफ क्यू इक्वल टू माइनस dp अपॉन एफ एक्स की वैल्यू 0। तो p इंटू एफ ऑफ जेड माइनस डी क्यू क्यू इंटू एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड से एफ ऑफ जेड कैंसिल, अगर लास्ट टू फ्रैक्शंस कंसीडर करते हैं, एफ ऑफ जेड से एफ ऑफ जेड कैंसिल। अगर यहां पर मैं एक रिलेशन मिलेगा या तो p इक्वल टू ए क्यू, यही तो बनेगा डी एक्स डी पी माइनस डी पी अपॉन पी इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन क्यू। माइनस से माइनस कैंसिल, इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग ऑफ p इक्वल टू लॉग ऑफ क्यू प्लस लॉग ऑफ ए। तो डायरेक्ट लिख दूं p इक्वल टू ए क्यू, या तो p इक्वल टू ए क्यू मिलेगा या फिर सेकंड केस क्या बना सकते हो q इक्वल टू ए क्यू ए पी, किसी भी केस से सॉल्व कर सकते हो। अब इसको मैं दो फॉर्म से सॉल्व कर रहा हूं, जैसे एक तो जनरल मेथड और एक सेकंड जो हम शॉर्टकट क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। एक अगर मैं p इक्वल टू ए क्यू गिवन है तो जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट कर सकता हूं। अगर मैं p इक्वल टू ए क्यू लेट करता हूं तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। अगर मैं पुट करूंगा तो यहां से एक रिलेशन मिलेगा एफ जेड, p की वैल्यू ए क्यू और q इक्वल टू 0। तो यहां से देखो q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड z मिलेगी या नहीं, q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड z। तो q इक्वल टू लिख सकता हूं q a कोमा z, लिख सकता हूं या नहीं, q इक्वल टू q a कोमा z। अगर मैं q की वैल्यू q a कोमा z लिखता हूं तो p की वैल्यू क्या मिलेगी, p इक्वल टू a q कोमा z, p की वैल्यू। तो हम सॉल्व कर सकते हैं डी जेड इक्वल टू p a q a z इंटू डी एक्स प्लस q a को z इंटू डी। अब यहां से इसकी वैल्यू अगर इसमें से q a z कॉमन लेते हो तो यहां से क्या बचेगा डी जेड अपॉन q a z इक्वल टू a डी एक्स प्लस डी वाई। इंटीग्रेशन करोगे तो कोई फाई फंक्शन मिलेगी a z की, यहां पे इंटीग्रेशन करोगे तो ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस वाई प्लस बी। इस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन की फॉर्म कुछ ये हो, ठीक है, नोट करो। क्या बोल रहे हो, q इक्वल टू ए क्यू जेड, यहां पे ये जेड ए क्यू की फंक्शन है। जब q की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो a और z की फॉर्म में फाइंड आउट करोगे, नहीं फाइंड आउट करो तो कुछ a और z की टर्म्स में मिलेगी सॉल्यूशन इक्वेशन जो मिलेगी। देखो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर देखो p की वैल्यू आई ए क्यू, तो मैं अगर इस इक्वेशन को गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करूंगा जेड ए क्यू इंटू क्यू मिलेगा। तो यहां पर जो ये फंक्शन लिखी हुई है जेड ए और क्यू में लिखी हुई है, जेड ए और क्यू में लिखी हुई है। अगर मैं यहां से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करूं इस इक्वेशन से तो जो भी वैल्यू आएगी वो ए और जेड में आएगी या नहीं आएगी, ए और जेड में आएगी। मैंने क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू ए कोमा जेड में लिख दिया, यही तो लिखा है या नहीं। अब यहां से देखो अगर मेरे पास क्यू की वैल्यू ये है तो क्यू की वैल्यू यहां पे पुट कर सकता हूं, यहां पे पुट करूंगा क्यू की वैल्यू तो ए इंटू क्यू ए कोमा जेड आएगा नहीं। अब ये वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी और यहां पे पुट कर दी, सॉल्व करा तो ये आएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो वहां पर जो इक्वेशन आ रही थी जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस टाइप की इक्वेशन मिल रही थी या नहीं मिल रही थी। यहां पर सेपरेट कोई जेड की फंक्शन जेड तो नहीं मिल रहा, जेड की ये फंक्शन है फाई ए कोमा जेड की, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे तो नहीं है कि जेड इक्वल टू लिख दूं मैं कुछ,
जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस समथिंग कोई फंक्शन एक्सप्रेस कर दूं, नहीं कर पा रहा हूं ना, तो इसलिए मैं यहां पर सिंगुलर सॉल्यूशन का कोई केस डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और वैसे एक बात बोल देता हूं, यहां पर सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही केस हो सकते हैं। तो जो मेरे पर्टिकुलर दो केसेस थे, फर्स्ट और सेकंड, उनमें सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यहां पर सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसा हो सकता है एग्जिस्ट भी करें और ऐसा भी हो सकता है नहीं भी एग्जिस्ट करें, ठीक है, दोनों ही केस पॉसिबल है, ठीक है। तो अब एग्जाम में हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, उसकी बात करता हूं। ये तो एक प्रॉपर मेथड है कि ऐसे हम प्रॉपर जो अभी तक कैलकुलेशन करके आए हैं वो यहां तक नोट किया, रब कर दूं ये, आपने हाँ या ना कुछ भी नहीं बोला, एक बार मैंने 2 बार पूछा। नहीं, मुझे यहां से यूज करना। तो वहां पर जेड गिवन था दोनों ही केस में, जेड इक्वल टू, पहले केस में भी और सेकंड केस में भी। फर्स्ट केस में जब सॉल्यूशन फाइंड आउट किया तो जेड इक्वल टू हमें मिला ए एक्स प्लस फाइव ऑफ ए वाई प्लस बी। सेकंड केस में सॉल्यूशन मिलेगा हमें 5 एक्स कोमा ए प्लस 5 वाई कोमा ए प्लस बी। लेकिन थर्ड केस में जब सॉल्यूशन मिला तो जेड ए कोमा वाई, जेड कोमा ए इक्वल टू, यहां पे सॉल्यूशन क्या मिला, ए एक्स प्लस वाई प्लस बी। यहां पे जेड गिवन है क्या, जेड की कोई फंक्शन गिवन है, लेकिन जेड के अगर एग्जैक्ट जेड गिवन होता तो पार्शियल डेरिवेटिव कर देते, अभी तो जेड ही गिवन नहीं, ठीक है। अब देखो थर्ड, अगर मैं इसका सेकंड मेथड अप्लाई करता हूं तो हमें ऐसा भी तो गिवन है P इक्वल टू ए क्यू और Q इक्वल टू ए पी। यहां से ये दोनों के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो P और Q की फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो या P इक्वल टू ए क्यू की फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर जब सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखोगे तो कुछ ऐसा लिखोगे ना कि डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस ए पी इंटू डी वाई। यहां से पी कॉमन ले सकता हूं, अगर मैं पी कॉमन लेता हूं तो डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस ए डी वाई, पी डी एक्स प्लस ए डी वाई। अब यहां से देखो, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं या फिर इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूं, अगर u लेट कर लूं, u इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई, तो ये इसका डेरिवेटिव है या नहीं है, u का डेरिवेटिव है, तो इसकी जगह u रिप्लेस कर सकता हूं डी जेड इक्वल टू पी डी ऑफ यू। तो डी जेड अपॉन डी यू इक्वल टू क्या मिला, p। डी जेड इक्वल टू क्या मिला, डी जेड डी यू इक्वल टू पी। तो Q इक्वल टू क्या मिलेगा, Q इक्वल टू मिलेगा A डी जेड अपॉन डी यू। हमें अगर हम इस थर्ड पर्टिकुलर फॉर्म को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें U इक्वल टू क्या मिल रहा, X। U अगर हम U इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई लेट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है P इक्वल टू डी जेड अपॉन डी यू और Q इक्वल टू A डी जेड अपॉन डी यू। यही तो लेट कर रहे हैं या नहीं। तो इसका पर्टिकुलर फॉर्म जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहां से सॉल्व करोगे कि पी डी जेड सॉरी जेड पी क्यू इक्वल टू 0 गिवन है, यानी कि थर्ड केस में पी को किससे रिप्लेस कर दोगे, डी जेड अपॉन डी यू से, और क्यू को किससे रिप्लेस कर दोगे, ए डी जेड अपॉन डी यू से। तो यहां से जब रिप्लेस करोगे तो फंक्शन जेड और पी क्यू इक्वल टू 0 गिवन होगा, तो इसको P को रिप्लेस कर रहा हूं डी जेड अपॉन डी यू और Q को रिप्लेस कर रहा हूं A डी जेड अपॉन डी यू इक्वल टू 0 वेहर U इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। यानी कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पर्टिकुलर इस केस को अप्लाई करोगे।
अपने आप ही क्वेश्चन की कैलकुलेशन, जो हम 4 पिट मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। अब देखो, कुछ ये भी तो बोल सकते हैं सर इसे भी तो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं P इक्वल टू ए क्यू, तो यहां पर इतना चेंज होगा कि P इक्वल टू आएगा ए डी जेड अपॉन डी यू, और Q इक्वल टू आएगा डी जेड अपॉन डी यू, और U इक्वल टू आएगा ए एक्स प्लस वाई। इतना चेंज होगा। समझ में आगे नहीं आगे? तो क्वेश्चन लिख रहा हूं इस पे, लिखो जेड स्क्वायर फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल जेड स्क्वायर, मतलब लिखना जेड लिखना, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं पहले। जेड इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जेड इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जेड इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो इसी क्वेश्चन को इंटीग्रल सरफेस से नॉन लीनियर इक्वेशन है, नॉन लीनियर इक्वेशन का भी हम इंटीग्रल सरफेस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस या जो जैसे बीएसयू लेवल, एमएससी लेवल की बात कर रहा हूं, जो एमएससी पे क्वेश्चंस पूछे गए, ये क्वेश्चन वहां पूछा गया। ये ड्यू का एग्जाम हुआ, ड्यू एमएससी एंट्रेंस का, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि अगर मैं इन क्वेश्चनों को छोड़ देता हूं ना, तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन है अगर एग्जाम्पल चेंज करता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल और उठाता हूं, तो उनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एग्जाम के क्वेश्चनों को तो रिलेट कर रहे हो, यहां पर बस इंटीग्रल सरफेस चेंज कर देंगे, क्वेश्चन चेंज हो गए। बाउंड्री कंडीशन, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, वहां पे बाउंड्री कंडीशन चेंज कर दो, क्वेश्चन चेंज हो जाता, नहीं हो जाता। ऐसे यहां पे इंटीग्रल सरफेस चेंज कर दो, तो यहां पे अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पर्टिकुलर फॉर्म है थर्ड, यानी एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0। तो हम जेड को किससे, पी को किससे रिप्लेस करोगे, डी जेड अपॉन डी यू से। तो क्वेश्चन में अप्लाई किया जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन डी यू होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी यू होल स्क्वायर। यही तो रिप्लेस करना है या नहीं? अब यहां से अगर डी जेड अपॉन डी यू कॉमन लेता हूं तो यहां से क्या आएगा, जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन डी यू होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से डी जेड अपॉन डी यू इक्वल टू लिख सकता हूं अंडर रूट जेड अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस ये वैल्यू अंडर ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा तो अंडर रूट जेड अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब यहां से इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो यहां से प्लस माइनस अंडर रूट जेड डी जेड अपॉन अंडर रूट, सॉरी मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर डी जेड अपॉन अंडर रूट जेड इक्वल टू डी यू लिख सकता हूं, वेरिएबल सेपरेबल। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जेड की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन जेड की पावर 1/2 अपॉन 1/2। तो डायरेक्ट लिख दूं प्लस माइनस ट्वाइस अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट जेड इक्वल टू यू प्लस सी, यू प्लस सी। अब यहां से देखो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट जेड इक्वल टू एक्स प्लस यू की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस ए वाई। तो एक्स प्लस ए वाई प्लस सी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 4 1 प्लस ए स्क्वायर जेड इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल आया नहीं है। चाहे तो वो 4 पिट इक्वेशन से, 4 पिट एक्सियल इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो। तो तुम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें डायरेक्ट पुट करोगे, पुट करके कैलकुलेशन रिड्यूस हो रही है नहीं हो रही है, वो जितनी हमारी कैलकुलेशन थी वो सारी कैलकुलेशन रिड्यूस होगी। समझ में आगे नहीं आगे? अब इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। पैरामीटर तो अभी भी 2 हैं या नहीं है। तो अगर मैं इसे एफ कंसीडर करता हूं, ये तो रफ कर दूं, सिंगुलर सॉल्यूशन अगर एफ इक्वल टू मान लेता हूं, एफ इक्वल टू 4
1 प्लस ए स्क्वायर जेड माइनस एक्स प्लस ए वाई प्लस सी होल स्क्वायर। तो डेल एफ अपॉन डेल ए, डेल एफ अपॉन डेल ए करोगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 8 ए जेड माइनस वाई एक्स प्लस ए वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। इंटू 2। हाँ, इसका नहीं है, ठीक है ना। डेल एफ अपॉन डेल ए, ठीक है। अगर मैं डेल एफ अपॉन डेल सी करता हूं तो डेल एफ अपॉन डेल सी इक्वल टू, यहां से मिलेगा ये टर्म तो 0, इसका आएगा माइनस 2x प्लस ए वाई प्लस सी, और सी का क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। यहां से क्या मिला, एक्स ए प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं, यहां पे 0 पुट कर दूं, तो यहां से क्या मिलेगा, ए जेड इक्वल टू 0। ए तो 0 नहीं है, ए तो 0 नहीं है। अगर ए 0 हो गया तो ये इक्वेशन जो हमने यहां पर ए लेट पुट किया है वो एक इक्वेशन ही सॉल्व नहीं होगी। ए तो नॉन जीरो था, तभी तो ये ए सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये 0 कब होगा, जब z 0 होगा। तो इंप्लाइज z इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0 है तो z इक्वल टू 0, इसका क्या मिला, सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन में जब भी पूछा गया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिंगुलर सॉल्यूशन पूछा गया, z इक्वल टू 0, फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो z इक्वल टू 0 इसका कैसा सॉल्यूशन है, सिंगुलर सॉल्यूशन। अब क्या बोल रहे हो, नहीं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन लिखो, P1 प्लस क्यू इक्वल टू क्यू जेड। P1 प्लस क्यू इक्वल टू क्यू जेड। चलो गया, सॉल्व हो गया। अब देखो मैं भी सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे p की वैल्यू क्या आएगी, डी जेड अपॉन डी यू। अपने अगर क्वेश्चन किसी से सॉल्व नहीं हुआ तो देख लेना, डी जेड अपॉन डी यू 1 प्लस ए डी जेड अपॉन डी यू इक्वल टू क्यू ए डी जेड अपॉन डी यू इंटू जेड। अब यहां से देखो डी जेड अपॉन डी यू कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से क्या आएगा, डी जेड अपॉन डी यू इक्वल टू, एक तो 0 आएगा और जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट।
z इक्वल टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट। अगर z इक्वल टू कांस्टेंट भी तो सॉल्यूशन है इसका, सेटिस्फाई कर लो, p इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 0, कांस्टेंट सॉल्यूशन है तो सही है। लेकिन हमें एक सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूं कि अगर ये सेकंड पार्ट 0 हो गया तो यहां से 1 प्लस a dz अपॉन du इक्वल टू क्या मिलेगा, az। तो यहां से a dz अपॉन du इक्वल टू az माइनस 1 और az अपॉन az माइनस 1 इक्वल टू du इंटू a। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो log az माइनस 1 u प्लस c, और यहां पे देख लो log az माइनस 1 इक्वल टू x प्लस a y प्लस c। log az माइनस 1 इक्वल टू x प्लस a y प्लस c। देखो ना, ये जब हमने इस इक्वेशन की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करे थे तो ये इक्वेशन मिली थी या नहीं मिली थी? ये तुम्हें होमवर्क दिया था या क्लास में करवाया था? इसमें से नोट्स में देख लो, ये एग्जांपल लिखा हुआ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का सबसे लास्ट एग्जांपल यही है, सबसे लास्ट एग्जांपल ये है। और इसको जब एलिमिनेट ए और बी को एलिमिनेट करते थे ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, देख लो नोट्स में लिखा हुआ, ठीक है। अगर तुम्हें ये चीज समझ में आई तो लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं इसी फॉर्म का, इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। नोट क्या नहीं किया, लिखो फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल find the complete integral of the partial differential equation p square z square plus q square equal to 1, p square z square plus q square equal to 1। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एकदम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इंटीग्रेशन की फॉर्म आएगी ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो इंटीग्रेशन ही याद नहीं होगा, है या नहीं है? यानी कि लास्ट क्लास में मैंने बोला भी था हमारे बेसिक स्ट्रांग नहीं है, बोले थे, बोला था नहीं बोला था, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला था एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए। टू होता है, ए होता, देख लेना है, टू या ए है, टू है, कुछ नहीं होता, तो मैंने गलत लिख दिया होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो क्वेश्चन ये प्रॉब्लम है हमारी कि हमें फॉर्मूले याद नहीं, बाकी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब लिखो, अब हेडिंग डालो फोर्थ फॉर्म, केस 4 कैलकुलेट्स इक्वेशन। लास्ट कैलकुलेट्स इक्वेशन में लिखो ए फर्स्ट ऑर्डर partial differential equation of the form z equal to px plus q
क्यू वाई एफ पी कोमा क्यू, एफ पी कोमा क्यू इज कॉल्ड कैलकुलेट्स इक्वेशन, इज कॉल्ड कैलकुलेट्स इक्वेशन। यानी कि जब हमें ये पर्टिकुलर फॉर्म गिवन है तो हम इस पर्टिकुलर फॉर्म को क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट्स इक्वेशन। और हमें इसका सॉल्यूशन भी मालूम है, P इक्वल टू ए और Q इक्वल टू बी। लेकिन सॉल्व करते हैं। डी जेड इक्वल टू एफ ऑफ पी। तुम्हें मालूम है मैंने सारे क्वेश्चंस में हमेशा 4 पिट एक्चुअल इक्वेशन लिखी है। मैंने पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन लिखा है, ऐसा नहीं कि मैं उसे मतलब लिखे बिना ही उसे सॉल्व कर सकता था क्वेश्चन। लेकिन क्यों लिख रहा हूं, उसका रीजन ये है कि तुम्हें वो जितनी बार लिखोगे ना इतनी बार याद हो जाएगी। और वैसे ही देखना 5 दिन बाद तुम्हें ये 4 पिट एक्चुअल इक्वेशन ही याद नहीं रहेगी। देख लेना खुद 5 दिन बाद, 5 या 10 दिन बाद जैसे मैं नेक्स्ट टॉपिक पर जाऊंगा तुम्हें 4 पिट एक्चुअल इक्वेशन भूल जाओगे, क्योंकि तुम रिकॉल ही नहीं करोगे। ठीक है, लिखो dx अपॉन एफ पी, dy अपॉन एफ क्यू, dz अपॉन पी एफ ऑफ पी क्यू एफ ऑफ क्यू इक्वल टू माइनस dp अपॉन एफ एक्स प्लस एफ जेड अब माइनस dq अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। अब यहां पे फंक्शन p q x y z सब कुछ गिवन है। अगर मैं यहां पे पुट करता हूं एफ एक्स की वैल्यू, यहां पे माइनस dp अपॉन एफ एक्स फाइंड आउट करोगे। अगर मैं इसे f मान लूं, f इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू माइनस जेड। अगर मैं इसको एफ एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो p मिलेगा, और जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो 1 आएगी। और यहां से माइनस dp करोगे तो माइनस क्यू आएगी। क्यू से क्यू कैंसिल, p से p कैंसिल। अब यहां से जब इसको सॉल्व करोगे कि इस फ्रैक्शंस को किसी के भी साथ सॉल्व करोगे तो एक तो p इक्वल टू a आएगा और एक सेकंड q इक्वल टू b आएगा। अब क्वेश्चन ये है तुम लोगों से कि p इक्वल टू a आ गया तो हम तो इस सॉल्यूशन को गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ सॉल्व करते थे, नहीं सॉल्व करते थे? सॉल्व करते थे और वहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। जब हम यहां p इक्वल टू a पुट करोगे ना तो q की वैल्यू सेपरेट नहीं हो पाती है। जब p की वैल्यू पुट करते हैं तो सेपरेट नहीं हो पाती है इन टर्म्स ऑफ x y z और a की फॉर्म में। तो हम क्या कर रहे हैं कि p इक्वल टू a भी लेट कर लेते हैं और q इक्वल टू b भी लेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या गिवन है, एक आर्बिट्ररी फंक्शन गिवन है। कोई भी रिलेशन हो सकता है p और q में, तो आर्बिट्ररी फंक्शंस गिवन है तो मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो z इक्वल टू पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूं। dz इक्वल टू p dx प्लस q dy। तो dz इक्वल टू p की वैल्यू a, dx प्लस q की वैल्यू b dy। dz इक्वल टू a dx प्लस q dy। तो यहां से सॉल्व करोगे तो z इक्वल टू a x प्लस b y प्लस एक कांस्टेंट आएगा c। लेकिन कंप्लीट, वैसे तो ये कंप्लीट इंटीग्रल है या नहीं है, लेकिन कंप्लीट इंटीग्रल में कभी भी 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आते। ये जानते हो नहीं जानते हो? कंप्लीट इंटीग्रल में कभी भी 3 इंटीग्रल नहीं आएंगे, 3 कांस्टेंट नहीं आएंगे। अगर 3 कांस्टेंट नहीं आएंगे तो c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहां पर z की वैल्यू ये है, मैं z की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करता हूं और p की और q की वैल्यू पुट करता हूं। तो मैंने यहां पर z की वैल्यू पुट करी ax प्लस by प्लस c और p की वैल्यू ax प्लस by प्लस f ab। तो ax से ax कैंसिल, by से by कैंसिल, तो c की वैल्यू क्या मिली, f ऑफ ab। अगर f ऑफ ab मिल रही है तो z का जो सॉल्यूशन होगा z इक्वल टू क्या मिलेगा, ax प्लस by प्लस f a कोमा b, f a कोमा b। और यहां पर सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते। हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे इसी फॉर्म से रिलेट किए गए कि हमने किसकी हेल्प से सॉल्व किए, कैलकुलेट्स इक्वेशन से उसका जनरल कंप्लीट इंटीग्रल लिखा और कंप्लीट इंटीग्रल से a और b को एलिमिनेट किया।
ए और बी को एलिमिनेट किया और एलिमिनेट करने के बाद में सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। यही तो कर रहे हैं या नहीं? तो इस पे क्वेश्चन लिखो। क्या बोल रहे हो? नहीं, अभी नहीं कह सकते हो क्योंकि अभी भी फंक्शन है ना। अब लिखो फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस log PQ. Find the partial differential equation z equal to px plus qy plus log PQ. तो कंप्लीट इंटीग्रल तो तुरंत फाइंड आउट कर लोगे। पी को किससे रिप्लेस करोगे? ए से, और क्यू को किससे रिप्लेस करोगे? बी से। तो फाइंड सिंगुलर इंटीग्रल। अब कंप्लीट इंटीग्रल आ गया तुम्हारे सामने, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लॉग ए बी। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना? सिंगुलर इंटीग्रल। तो सिंगुलर इंटीग्रल के लिए क्या करोगे? एक f कंसीडर करोगे और a और b को एलिमिनेट कर दोगे। तो f इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लॉग ए बी माइनस जेड। ए और बी को एलिमिनेट करना, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू ए और पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बी। देखो डेल एफ अपॉन डेल ए करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? एक्स, और यहां से मिलेगा बी अपॉन ए बी। बी से बी कैंसिल, इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए। तो ए इक्वल टू मिलेगा माइनस 1 अपॉन एक्स। डेल एफ अपॉन डेल बी इक्वल टू वाई प्लस लॉग ए अपॉन ए बी। ए से ए कैंसिल, इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट लिख दूं बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। ये ए और बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। ए और बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो जेड इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस एक्स, ए की वैल्यू माइनस 1, और यहां से इसकी वैल्यू पुट करोगे तो माइनस 1 प्लस लॉग एक्स वाई, सॉरी माइनस प्लस एक्स वाई। अब ये क्या आ गया? इसे लिख सकता हूं माइनस 2 और माइनस लॉग एक्स वाई। माइनस भी तो लिख सकता हूं या नहीं? देखो जैसे यहां पे हल्का सा चेंज किया, हमारा आंसर है -2 प्लस लॉग 1 अपॉन अंडर रूट एक्स वाई। मुझसे एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। मेरा सर्कल की रेडियस आई 2, जैसे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया रेडियस का, तो क्वेश्चन रेडियस आई 2, ऑप्शन क्या लिखे हुए थे? अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और सॉल्व करने के बाद में ये समझ नहीं आ रहा कि अंडर रूट 4 का मीनिंग 2 होता। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक कॉमन होती है। ऐसी कॉमन मिस्टेक होती है कि हमारा सॉल्यूशन ये आ रहा है लेकिन हम सॉल्यूशन की फॉर्म डिफरेंट लिखी हुई है। समझ में आया या नहीं आया? तो ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में करना। रब कर दूं। अब सेकंड क्वेश्चन लिखो।
द कंप्लीट इंटीग्रल of 6z pq equal to 3p square 3p की पावर 3 प्लस 2x क्यूब प्लस 2q स्क्वायर 2q क्यूब प्लस 3y क्यूब। फर्स्ट ऑप्शन z इक्वल टू ax प्लस by प्लस 2/3 a की पावर 4 प्लस 3/2 b की पावर 4। सेकेंड ऑप्शन z इक्वल टू ax प्लस by प्लस 3/2 a की पावर 4 प्लस 2/3 b की पावर 4। थर्ड ऑप्शन z इक्वल टू ax प्लस by प्लस 2/3 a की पावर 4/b प्लस 3/2 b की पावर 4/a। और फोर्थ ऑप्शन z इक्वल टू ax प्लस by प्लस 3/2 a की पावर 4/b प्लस 2/3 b की पावर 4/a। थ्री वाई क्यू। अब ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे P 3yp। हाँ अब ठीक, इसका मतलब तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया। देखो ऑप्शन से ही देख लो ना, अगर पर्टिकुलर फॉर्म गिवन है तो किसकी फॉर्म गिवन है? कैलकुलेट्स इक्वेशन गिवन है। तो यहां पर जो भी सॉल्यूशन लिखा हुआ है ax प्लस by की फॉर्म में गिवन है। तो क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट करो जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाए? कैलकुलेट्स इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो किससे डिवाइड कर दो? 6pq से। z इक्वल टू क्या लिखोगे? 6pq से डिवाइड कर दो, कोई एक इक्वेशन मिलेगी। डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद जो भी इक्वेशन मिलेगी वो कैलकुलेट्स इक्वेशन में कन्वर्ट होनी चाहिए। डी ये तो सभी से सॉल्व होना चाहिए। नहीं सॉल्व हो गया? सॉल्व हो गया? नहीं हाँ या ना तो बोला करो, नहीं हुआ तो मैं सॉल्व कर दूंगा। एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो सॉल्व होना चाहिए। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कैलकुलेशन भी नहीं, मतलब कैलकुलेशन भी नहीं है, बस डिवाइड करके टर्म्स को शिफ्ट करना।
सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म बनाना, सेकंड लास्ट जो लास्ट टर्म है उसे सेकंड टर्म बनाना, और बाकी की पी और क्यू की टर्म सेपरेट कर देनी है। यही तो करना है या नहीं? अभी भी सॉल्व नहीं हुआ? चलो सॉल्व ही करूं, कर लोगे? तो आंसर क्या है? फोर्थ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ जेड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ जेड जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस 2p माइनस 3q। देखो द कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस 2p माइनस 3q पासिंग थ्रू द 4 पॉइंट्स गिवन है 2 माइनस 3 0 माइनस 2 3 0 माइनस 2 माइनस 3 0 2 3 0। टू थ्री जीरो सभी से सॉल्व हो गया। आंसर 4 सॉल्व हो गया नहीं? यहां पे सिर्फ क्लियरिटी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 2a माइनस 3q। अब पॉइंट पुट कर दो, z की वैल्यू 0, वैसे चेक कर लो ना ये 0 0 कब होगा? जब a की वैल्यू क्या आ जाए 2, सॉरी x की वैल्यू क्या आ जाए 2 और y की वैल्यू 3, टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी या नहीं? तो z की वैल्यू क्या आएगी 0, एक ही तो ऑप्शन है 2 3 0। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे। यहां से जब भी रिलेट होगा एग्जाम में क्वेश्चन वो सिंगुलर सॉल्यूशन से रिलेट होगा, ध्यान रखना। यहां से जब भी क्वेश्चन रिलेट होगा वो सिंगुलर सॉल्यूशन से रिलेट हो जाएगी। अब देखो जब हमने 4 पिट एक्सिलरी इक्वेशन की बात करी तो हमने कहां से शुरुआत करी? कंपैटिबल सिस्टम से। ठीक है, कंपैटिबल सिस्टम से शुरुआत करते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास है 4 पिट इक्वेशन, 4 पिट एक्सिलरी इक्वेशन। 4 पिट एक्सिलरी इक्वेशन से मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूं। तो फर्स्ट टाइम में जब क्वेश्चन पूछा गया तो वो 4 पिट एक्सिलरी इक्वेशन से रिलेट हुआ। ठीक है, जो उसके 4 ऑप्शन डिफाइन किए गए वहां पर सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन की कंप्लीट इंटीग्रल या पर्टिकुलर इंटीग्रल, इनके बारे में 4 ऑप्शन रिलेट कर दिए गए। ठीक है, सेकंड टाइम जब क्वेश्चन रिलेट हुआ तो एग्जामिनर ने जो भी क्वेश्चन रिलेट किया पी क्यू की फॉर्म से रिलेट किया, पी क्यू। सेकेंड टाइम पी क्यू से भी रिलेट किया और एक्स वाई पी क्यू से रिलेट किया, यानी कि 2 क्वेश्चन रिलेट किए नॉन लीनियर इक्वेशन से। नॉन लीनियर से रिलेट किए, फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन को रिलेट किया जो हमारे पास थर्ड फॉर्म है उससे रिलेट किया। और जो 15 के पेपर हैं वहां पर देखो जो भी क्वेश्चन उन्होंने रिलेट किए हैं वो क्लियरेट इक्वेशन से रिलेट किया। सॉल्यूशन उसी का तो पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे? यानी कि पहले जो पूछ लिया उसको रिलेट नहीं किया, उससे क्वेश्चन रिलेट नहीं हो रहा, वहां से आगे टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नहीं पूछा जा रहा। देख लो पैटर्न, जो पेपर्स के पैटर्न है वहां पर देखो क्या सीक्वेंस बन रही है। और उसके बाद यहां के बाद फिर उन्होंने जो क्वेश्चंस 4.75 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे वो नॉन लीनियर के लिए इंटीग्रल सरफेस से रिलेट करे, 3 क्वेश्चन उससे पूछे गए। फिर वहां से आगे जो 15 का दिसंबर का पेपर है वहां पे कैरेक्टरिस्टिक कर्व, नॉन लीनियर इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक कर्व, वहां पे जो 15 का पेपर है उसमें भी और जो लास्ट पेपर गया ना उसमें भी, दोनों में नॉन लीनियर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व का डिस्कशन हुआ, यही तो पूछा गया। अब देखो यहां पे जनरली अभी तक जो मैं लास्ट फॉर्म करवा रहा हूं, रिड्यूसिबल टू, लिखो हेडिंग डालो, रिड्यूसिबल टू एफ पी क्यू इक्वल टू 0, एफ पी क्यू इक्वल टू 0, रिड्यूसिबल टू एफ पी क्यू इक्वल टू 0। यहां से कोई भी क्वेश्चन अभी तक रिलेट नहीं हुआ, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं
वो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, रिड्यूसिबल टू एफ पी क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ कि अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम्पल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका सॉल्यूशन तो फाइंड आउट कर लोगे। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो पहले, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, एक लाइन में सॉल्यूशन आ जाएगा। लिखो सॉल्व हो गया। इसका आंसर आ गया होगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस सी, ये इसका आंसर है। सभी से सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व हो गया नहीं। अब मैंने पहले ये क्वेश्चन क्यों लिखा, बाकी के 2 क्वेश्चन लिखूंगा जिसमें से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, जिसका आंसर यही होगा। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू जेड। पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू जेड। अब यहां से देखो जेड से डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं जेड से डिवाइड करता हूं तो यहां पर क्या मिलेगा, पी एक्स अपॉन जेड और डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर। अगर मैं जेड से डिवाइड करता हूं तो एक्स अपॉन जेड, पी को मैं लिख सकता हूं डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 1। लिख सकता हूं या नहीं? अब यहां से देखो, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, डेल जेड अपॉन अंडर रूट जेड का होल स्क्वायर। इसको जो फर्स्ट टर्म है इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, डेल जेड अपॉन अंडर रूट जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। इसका मीनिंग भी तो यही है या नहीं है? प्लस इसे मैं लिख सकता हूं डेल जेड अपॉन अंडर रूट जेड होल स्क्वायर और डेल वाई अपॉन अंडर रूट वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 1। लिख सकता हूं। अगर मैं लेट करूं थोड़ी देर के लिए कि मैंने लेट किया डेल जेड अपॉन अंडर रूट जेड इक्वल टू कैपिटल डेल जेड, कैपिटल डेल जेड और डेल एक्स स्मॉल एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू डेल कैपिटल एक्स और डेल वाई अपॉन अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं कैपिटल वाई। तो यहां से ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, डेल जेड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या लिखा हुआ, पी स्क्वायर कैपिटल पी स्क्वायर और ये क्या लिखा हुआ, कैपिटल क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1। और इसका सॉल्यूशन अभी हमने फाइंड आउट किया। इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन आएगा मेरे पास जेड कैपिटल जेड इक्वल टू ए कैपिटल एक्स प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर कैपिटल वाई और प्लस सी। इसका सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे कैपिटल एक्स वाई जेड की वैल्यू भी तो रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो यहां से अगर इसका इंटीग्रेशन करते हो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 अंडर रूट जेड इक्वल टू कैपिटल जेड। यहां पे इसका इंटीग्रेशन करते हो तो 2 अंडर रूट कैपिटल एक्स सॉरी स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स और इसकी वैल्यू ट्वाइस अंडर रूट वाई इक्वल टू कैपिटल वाई। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो। अगर वैल्यू पुट करते हो तो ट्वाइस अंडर रूट जेड इक्वल टू 2a अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर 2 अंडर रूट वाई प्लस सी। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो इक्वेशन क्या मिलेगी, डी जेड अंडर रूट जेड इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट वाई प्लस सी। क्या
पार्शियल डेरिवेटिव जब करते हैं तो पार्शियल इंटीग्रेशन भी करते हैं ना, तो उसमें कांस्टेंट नहीं आएगा। और कांस्टेंट ऐड भी करोगे तो यहां पे एक कांस्टेंट ले लेता हूं Z1, यहां पे भी एक कांस्टेंट ले लेता हूं, यहां पे भी एक कांस्टेंट ले लेता हूं। यहां पे पुट करोगे अंडर रूट Z प्लस कोई कांस्टेंट, यहां पे अंडर रूट कोई कांस्टेंट ऐड करोगे तो कोई कांस्टेंट, प्लस यहां पे भी कोई कांस्टेंट आएगा, नहीं आएगा। इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट का सम, फिर से एक न्यू कांस्टेंट C1 आएगा, नहीं आएगा। तो उसे ऐड करो या नहीं करो, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसको? वैसे याद रखना कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, जब एग्जेक्ट करते हैं तो कांस्टेंट ऐड करते हैं। जब फंक्शंस की विन होती है तो आर्बिट्रेरी फंक्शंस ऐड करते हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं ऐड करते। जब पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं, जब कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं करते। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया, नहीं आ गया? बेसिकली तो यही क्वेश्चन है या नहीं है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अब सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें दे रहा हूं सॉल्व करना। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। लॉग एनहांसर शायद। सॉल्व हो गया? सेम क्वेश्चन था या नहीं? आंसर बताओ, आंसर लिखे देता हूं, मैच कर लेना। आंसर है log z इक्वल टू a log x प्लस अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर log y प्लस log b। उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया था z इक्वल टू b x की पावर a y की पावर अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर। यही तो आंसर है इसका, x की पावर a y की पावर अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर। इस फॉर्म में भी तो आंसर लिख सकते हो या नहीं? रब कर दो ये। सॉल्व तो नहीं करना ना? सॉल्व करना है या नहीं? ट्राई नहीं होता फिर लिखो।
देखो कॉची प्रॉब्लम फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे जैसे हमने पढ़ा ना तो उसमें चार पिट मेथड, तो चार पिट मेथड के अकॉर्डिंग हमें उसकी इक्वेशन याद होनी चाहिए, एक्सिलरी इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, चार पिट एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट जब अप्लाई करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, कंप्लीट इंटीग्रल। एक चार पिट एक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल आएगा तो फिर हम चेक नहीं करते कि क्या नाम है वो जो दो कंडीशन है वो उसका सॉल्यूशन होगा और उसकी रैंक 2 होगी। अगर ये चार पिट एक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से मिल रहा है ना तो वो इसके जो भी सॉल्यूशन होगा वो कंप्लीट इंटीग्रल ही होगा। ठीक है, ये चीज समझ आई या नहीं है। अब यहां से जो चार पिट एक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो वो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के चार पिट कंप्लीट सॉल्यूशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लिखवाया था स्टेटमेंट। उसके बाद हमने पर्टिकुलर केसेस डिस्कस किए, एफ पी क्यू इक्वल टू 0, एफ एक्स वाई पी क्यू इक्वल टू 0 और एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0 और लास्ट कैलकुलेटेड इक्वेशन। यही तो डिस्कस किया, नहीं किया। जब मैंने ये कैसे सॉल्यूशन है, कंप्लीट इंटीग्रल है या नहीं, जितने भी इंटीग्रल हैं ये कैसे इंटीग्रल हैं, कंप्लीट इंटीग्रल। तो यहां जब मैं इस केस को अप्लाई कर रहा हूं, कंप्लीट इंटीग्रल है, तो इस केस के अकॉर्डिंग फर्स्ट केस में मेरे पास सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सेकंड केस में सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, और इन दोनों में इसमें तो मे और मे नॉट भी, और इसमें हो सकता जनरली तो इसमें एग्जिस्ट करता ही करता। अगर कंप्लीट इंटीग्रल सॉरी कैलकुलेटेड इक्वेशन की बात करते हैं तो यहां पे सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता। अब इसके बाद में जो हमने ये पढ़ी पर्टिकुलर फॉर्म, एक लास्ट फॉर्म क्या पढ़ेगी, रिड्यूसिबल टू दिस। तो अभी तक जो चार पिट में पढ़ रहे हैं वो यही तो पढ़ रहे हैं या नहीं, इतना हमें याद होना चाहिए। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जैसे इंटीग्रल सरफेस फाइंड आउट किया था ना, इंटीग्रल सरफेस लीनियर इक्वेशन का फाइंड आउट किया था, तो वो यूनिक मिला था, इनफाइनाइट मिले थे और नो मिले थे, केसेस मिले थे या नहीं। यहां पर हमेशा कुछ भी हो सकता है, यहां पर कोई एग्जिस्टेंस की कोई बात ही नहीं होती है कि इनफाइनाइट मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे या नो मिलेंगे, ऐसा कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं है। जो भी आएगा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के जो भी सरफेस गिवन होगा तो लिखो इसका पर्टिकुलर मेथड, लेट एफ एक्स वाई जेड, let f x y z p q equal to 0. Equation 1 be a non-linear partial differential equation, be a non-linear partial differential equation, be a non-linear partial differential equation. Let x equal to x of t, y equal to y of t और z इक्वल टू z of t बी गिवन कर्व, इक्वेशन 2 बी गिवन कर्व वेयर t इज पैरामीटर, वेयर t इज पैरामीटर, where t is parameter. We have to find integral surface. We have to find integral surface satisfying equation 1 and 2 हमें एक ऐसा सरफेस चाहिए जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कंप्लीट इंटीग्रल। लिखो वी फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल, वी फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल, वी फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1।
और यहां तक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल हमने फाइंड आउट करना आता। जानते हो नहीं जानते हो? नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल सरफेस इक्वेशन 1। अब लिखो पुट x इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इक्वल टू वाई ऑफ टी और z इक्वल टू जेड ऑफ टी। x इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इक्वल टू वाई ऑफ टी और z इक्वल टू जेड ऑफ टी इन इक्वेशन 3। जो मेरे पास ये कंप्लीट इंटीग्रल की इक्वेशन आ रही है वो इक्वेशन क्या है मेरे पास 3। पुट x इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इक्वल टू वाई ऑफ टी, z इक्वल टू जेड ऑफ टी इन इक्वेशन 3। तो जो भी इक्वेशन आएगी जब हम कंप्लीट इंटीग्रल में पुट करेंगे तो वहां पर ये जो इक्वेशन मिलेगी, जो इसे मैं कुछ मान लेता हूं, कैपिटल एफ एक्स वाई जेड ए कोमा बी इक्वल टू 0 इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी। जो भी कंप्लीट इंटीग्रल होगा वो इस फॉर्म में होगा नहीं होगा। तो यहां पर जब ये कर्व पुट करोगे तो जो इक्वेशन मिलेगी फाई ए बी और टी इक्वल टू 0 में मिलेगी या नहीं मिलेगी? जो इक्वेशन आएगी मेरे पास वो फाई ए कोमा बी कोमा टी इक्वल टू 0 आएगा नहीं? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लिखो एलिमिनेट टी इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 एलिमिनेट टी फ्रॉम टी फाई इक्वल टू 0 और डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। फाई इक्वल टू 0 और डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन से टी एलिमिनेट करता हूं तो क्या बचेगा? ए और बी की एक इक्वेशन रिलेशन बचेगा नहीं बचेगा? या इक्वेशन बचेगी। तो हमें वी गेट साई ए कोमा बी इक्वल टू 0, साई ए कोमा बी इक्वल टू 0। तो अगर मुझे साई ए कोमा बी इक्वल टू 0 गिवन है तो ए और बी में एक रिलेशन गिवन है या नहीं? तो या तो मैं फाई बी इक्वल टू साई 1 ए और ए इक्वल टू साई 2 बी, इनमें से कुछ भी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? या तो ये लेट कर सकता हूं या ये लेट कर सकता हूं। तो अगर मैं ये लेट करता हूं या ये लेट करता हूं तो जो गिवन इक्वेशन 3 है वो कितने पैरामीटर में कन्वर्ट हो जाएगी? 1 पैरामीटर में। तो अगर मैं इक्वेशन 3 एफ एक्स वाई जेड ए कोमा साई 1 ए इक्वल टू 0, साई 1 ए कोमा 0, तो यहां से एलिमिनेट कर सकते हो ए, एलिमिनेट ए फ्रॉम एफ इक्वल टू 0 और डेल एफ अपॉन डेल ए इक्वल टू 0। तो जो भी सरफेस मिलेगा हमें उसका नाम मैंने दे दिया एच एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखो पहले दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, नोट किया नहीं किया? एक चीज और, तुम लोग जो क्लास में बैठा करो ना तो क्लास में बैठा करो, बाहर के बारे में मत सोचा करो। मालूम है बैठे ऐसे रहोगे पता नहीं किस चीज के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। बैठे यहाँ हो सोच के ही और के बारे में रहो। तो क्लास में रहोगे तो क्लास में ही रहा करो। और ऐसा नहीं कि ज्यादा देर की बात होती है, 1.5 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं होती है कभी भी, ठीक है? 2 घंटे की तो बहुत बड़ी बात है कि 15 मिनट में खुद लेट आता हूं और 15 मिनट पहले मैं छोड़ भी देता हूं। ठीक है, तो देखो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। मुझे एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ टी, वाई इक्वल टू वाई ऑफ टी और जेड इक्वल टू जेड ऑफ टी गिवन कर्व गिवन हो। तो जो भी कर्व गिवन है वहां पर टी क्या है? पैरामीटर। टी क्या है? पैरामीटर। अगर मैं पहले सबसे पहले मुझे जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या फाइंड आउट करना है? कंप्लीट इंटीग्रल।
अगर मैं इस इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करता हूं तो ये मिलेगा एफ एक्स वाई जेड ए कॉमा बी इक्वल टू 0। तो यहां तक की कैलकुलेशन हमने कर ली। अब यहां से आगे हमें ये जो कर्व गिवन है, ये कर्व मैं अगर पुट करता हूं तो यहां से एक रिलेशन मिलेगा ए बी और टी में, ए बी और टी में एक रिलेशन मिलेगा इक्वल टू 0। उस रिलेशन से कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, चाहे तो ये मेथड अप्लाई कर लो या कोई और मेथड अप्लाई कर लो। उस मेथड से टी को क्या कर दो, एलिमिनेट। अगर टी को एलिमिनेट करोगे तो फाई इक्वल टू 0 और डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, डेल टी फाई इक्वल टू 0, डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। जब टी एलिमिनेट होगा तो एक रिलेशन मिलेगा ना साई ए कोमा बी इक्वल टू 0 में, यानी कि जब ए और बी में एक रिलेशन मिलेगा तो या तो बी इक्वल टू साई 1 ए और ए इक्वल टू साई 2 बी। यहां पे पुट कर दो तो ये फैमिली मिलेगी, कितने पैरामीटर की मिलेगी, 1। अब 1 पैरामीटर को एलिमिनेट कर दो, ए इक्वल टू एफ इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल ए इक्वल टू 0। जब तो यहां से क्या मिलेगा, एच एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जो भी हमारे पास इंटीग्रल सरफेस होगा वो इस सरफेस की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इंटीग्रल सरफेस find the integral surface, find the integral surface of p square plus q square x minus pz equal to 0, p square plus q square x minus pz equal to 0 which passes through x equal to 0, z square 4y, z square equal to 4y, z equal to 4y। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या काम है, फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करो इस इक्वेशन में, वहां से आगे मैं सॉल्व करूंगा। देखो बातें नहीं करोगे, सॉल्व होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने क्लास के नोट्स में करवा दिया, ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास के नोट्स में करवाया, लेकिन तुम्हें मिलेगा नहीं, टेंशन मत लो। तो पहले पेन चला लो, पेन चला लो, ज्यादा बेटर है। ढूंढना शुरू मत करो, जितना टाइम ढूंढने में लगाते हैं ना उससे कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन गिवन है ना वहां पर थोड़ा सा चेंज है। यहां पर y की जगह x की जगह y लिखा हुआ, x की जगह y लिखा हुआ, इसलिए अगर तुम उस क्वेश्चन का यूज भी करोगे तो फिर भी सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व हो गया।
कंप्लीट इंटीग्रल क्या आया, जेड स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर। वहां पे इतना चेंज है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर है या नहीं। लास्ट क्वेश्चन में यार इस क्वेश्चन में इतना ही चेंज है, वहां पर देख लेना। तो जब देखो यहां तक तो तुम लोग सॉल्व करोगे, यहां से आगे मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूं, क्योंकि हमने यहां तक के बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब तो सॉल्व कर लोगे या नहीं, हाँ या ना तो बोला करो। जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हमें पॉइंट्स क्या गिवन है, अगर मैं इससे पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो एक्स इक्वल टू 0, अगर मैं जेड को टी मान लूं तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, टी स्क्वायर बाई 4। अगर मैं वाई को टी मानता हूं तो जेड की वैल्यू मिलेगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट टी मिलेगी या नहीं, तो टफ हो जाएगा अंडर रूट टी में, इसलिए मैंने इंटरचेंज कर दिया। वाई को जेड को क्या मान लिया टी, और उसको वाई की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर बाई 4। अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, जेड की वैल्यू टी स्क्वायर, जेड की वैल्यू टी स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 प्लस ए और वाई की वैल्यू टी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी की वैल्यू बी होल स्क्वायर, यही तो मिलेगी या नहीं। अब यहां से क्या मिला, टी स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी होल स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन 16 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल ए बी बाई 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब यहां से कुछ ऐसा लिख सकता हूं, ए स्क्वायर बाई 16 टी की पावर 4 प्लस ए बी बाई 2 माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकता हूं या नहीं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम खुद सोचो, या तो इसे टी की फंक्शन मान लो, या तो तुम इसे फाई मान लो और डेल फाई अपॉन डेल टी करो, तभी भी एलिमिनेट होगा या टी या नहीं होगा। या फिर ऐसा भी तो सोच सकते हो, सेकंड मेथड हमने अभी क्लास में किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये किस में क्वाड्रेटिक है, एक्स में। अगर मैं इसे टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना दूं तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, एनवेलप होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, नहीं होगा। तो टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मान लूं, विच इज क्वाड्रेटिक इन टी स्क्वायर। अगर टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट एनवेलप होगा, नहीं होगा। तो यहां से ए बी बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस 2ab यानी कि ab, और यहां से क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल आउट। तो यहां से ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी, ए बी इक्वल टू 1, ए बी इक्वल टू 1। जब यहां तक हमने सॉल्व किया, ये टी में क्वाड्रेटिक है, टी को एलिमिनेट किया, तो ए बी में रिलेशन वहां पर जो इक्वेशन आई थी फाई ऑफ ए बी इक्वल टू 0 आया था, नहीं आया था। तो ए और बी में एक रिलेशन आ गया, ए और बी में एक रिलेशन आ गया। तो यहां से बी इक्वल टू 1 अपॉन ए और a इक्वल टू 1 अपॉन बी पुट कर सकते, जो कंप्लीट इंटीग्रल है। यहां से दो ही तो इक्वेशन मिली, b इक्वल टू 1 अपॉन ए और a इक्वल टू 1 बाई बी। अगर मैं गिवन इक्वेशन में पुट करता हूं यहां पर, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो ए में क्वाड्रेटिक बना सकते हो। ए इस इक्वेशन से ए कोई तो एलिमिनेट करना है या नहीं। तो यहां से क्या आएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू, या फिर यहां पे एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, ए स्क्वायर। ए की मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ए स्क्वायर जेड स्क्वायर
ए की पावर 4x स्क्वायर प्लस ए की पावर 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर y, 2a स्क्वायर y। अब यहां से देखो a स्क्वायर ए की पावर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस लिख देता हूं, माइनस लिख दिया प्लस a स्क्वायर 2y माइनस जेड स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 0। या तो पार्शियल डेरिवेटिव करो ए के रेस्पेक्ट में या फिर क्वाड्रेटिक लिख दो ए में। ये भी तो क्वाड्रेटिक है ए में, ए स्क्वायर में, तो लिख दो क्वाड्रेटिक इन ए स्क्वायर। और क्वाड्रेटिक इन ए स्क्वायर तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, एनवेलप होगा तो 2y माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू सॉरी माइनस 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से इसका सॉल्यूशन आएगा 4y स्क्वायर प्लस z की पावर 4 माइनस 4y जेड स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। 4y से 4y कैंसिल, तो z की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4y जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ आया नहीं है? अब देखो CSN ने जब क्वेश्चन पूछा 4.75 मार्क्स में पूछा और वहां उन्होंने जो ये सॉल्यूशन आया ना, जो सॉल्यूशन का फॉर्मेट आया कुछ डिफरेंट आया और उस सॉल्यूशन पे भी फिर वो तुमसे ऑब्जर्वेशन करा देते कि यूएक्सटीज बाउंडेड, यूएक्सटीज इन्फिनेटिव, इस टाइप से। तो यहां से तो कुछ भी मिल सकता। अगर कोई इस टाइप का सॉल्यूशन मिल जाए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहा हूं XY अपॉन y माइनस 2, जो तुम्हें होमवर्क दूंगा z इक्वल टू XY अपॉन y माइनस 2। तो ये किस पॉइंट पे इन्फिनेटिव पे जाएगा, 2 पे जाएगा नहीं जाएगा। अगर मैं y टेंड्स टू इन्फिनेटिव y टेंड्स टू 2 कर दूं या कोई डिफरेंट टाइप की एक्सप्रेशन लिख दूं तो ये इन्फिनेटिव पे चला जाएगा। अगर मैं डोमेन फिक्स कर दूं x और y पे तो कुछ डोमेन में ये बाउंडेड भी हो जाएगा, कुछ डोमेन में ये नेगेटिव भी हो जाएगा, कुछ डोमेन में ये पॉजिटिव भी हो जाएगा। हो सकता है नहीं हो सकता, सारे केसेस पॉसिबल हैं। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता कि ऑप्शन में गिवन क्या और ऑप्शन में वो पूछ क्या रहे। समझ आ गया नहीं आ गया? तो मैं ये क्वेश्चन समझ आया नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं एग्जाम का क्वेश्चन लिख रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया, रब कर दू ये। पहले होमवर्क लिखो पी स्क्वायर, एक ही एग्जांपल देता हूं ज्यादा नहीं। पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। पी स्क्वायर प्लस क्यू वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 और हमें सरफेस ये सरफेस पास किससे कर रहा है, वाई इक्वल टू 1 और एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0। सॉल्यूशन दे रहा हूं तुम्हें, आंसर आएगा जेड इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई माइनस 2, y माइनस 2। आंसर भी गिवन। सॉल्व तो कर लोगे ना? पहले क्या फाइंड आउट करना, कंप्लीट इंटीग्रल। फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखोगे तो यहां पे लिखोगे x इक्वल टू टी, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू माइनस टी। तो वहां से t में एक रिलेशन आएगा, t में रिलेशन आने के बाद में सॉल्व कर लोगे। सॉल्व कर लोगे? लिखो लेट u इक्वल टू u x कोमा टी, लेट u इक्वल टू u x कोमा टी बी द सॉल्यूशन ऑफ द कॉची प्रॉब्लम
डेल u अपॉन डेल t प्लस डेल u अपॉन डेल x होल स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड t greater than 0, t greater than 0 where u x, 0 minus x square, x, 0 equal to minus x square, x belongs to r. Then first option, u x, t exists for all x belongs to r and t greater than 0. For all x belongs to r and t greater than 0. Second, u x, t का mod tends to infinity. Mod u x, t tends to infinity as t tends to t star. For some t star greater than 0. T star greater than 0. Third, u x, t less than equal to 0 for all x belongs to r and for all t less than 1/4. T less than 1/4. Fourth option, u x, t greater than 0 for some x belongs to r and 0 से greater than t less than 1/4. Less than 1/4. सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे।